नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज आपसे बात करने वाला हूँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर। यूँ तो इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर मैंने 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं हर किसी की प्रवेश परीक्षाओं में। लेकिन इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जो बदलाव हुए हैं वह अभी तक मेरी जानकारी में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उसमें जो प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं उन सब से भिन्न हैं, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है और शायद पहली बार हो रहे होंगे इस प्रकार के माध्यम से प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। इसीलिए यह बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपको अपना ये जो परीक्षा है वह देनी है, प्रवेश परीक्षा जिसे बोलते हैं। और ये प्रवेश परीक्षा 4 कोर्सेज़ के लिए हो रही है, ये भी आप जानते हैं, बीएड के लिए, एमएड के लिए, एमबीए के लिए और पीएचडी के लिए। जी हाँ, और इन्हीं सभी शेड्यूल्स को लेकर, टाइमिंग को लेकर मैंने, जैसे कि मैंने कहा कि 2 से 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस इफेक्टेड भी हैं, उसके मद्देनज़र भी इस प्रवेश परीक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। तो वही सभी जानकारी की मैं सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या नियम है इसमें प्रवेश परीक्षाओं के, किस डिवाइस से और कैसे आपको देनी है प्रवेश परीक्षा वह बताऊंगा डिटेल में। क्या क्या नियम है वह भी बताऊंगा आपको, और किस तारीख को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है इसके बारे में जानकारी मैंने डिटेल में दे चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैंने लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ किस कोर्सेज़ में, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप एंट्रेंस देना चाहते हैं उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने एलिजिबल हैं एंट्रेंस देने के लिए, उनकी संख्या भी बताऊंगा। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं और कब तक प्राप्त कर सकते हैं वह भी बताऊंगा। और साथ ही साथ किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जी हाँ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने उस डिवाइस में जिससे आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको दूंगा और कैसे काम करता है वह भी बताऊंगा। और उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आपके लिए ज़रूरी है, और एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है वह भी बताऊंगा। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, 10 से 12 मिनट का, लेकिन इन सारी चीज़ों को जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वह देखें, और जो कुछ भी नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि पूर्व के दोनों वीडियो के लिंक या तीनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, और हम शुरू करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड से। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि प्रवेश परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को होनी है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड है इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसकी वेबसाइट पर उसका लिंक भी आ चुका है। आप लिंक पर क्लिक करिएगा, एक वेबसाइट खुलेगी mghvadmission.smart.edu.in। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, और ये वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। उसके ऊपर मैंने हर लिंक के ऊपर लिखा हुआ है कि इस लिंक में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो इस लिंक को ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके समक्ष एक पेज ओपन होगा। उस पेज के अंतर्गत आपको एक कॉलम आएगा रजिस्टर यूज़र लॉगिन, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन के रूप में एक आईडी पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसके अंदर अपना ईमेल आईडी फिल करिएगा और अपना लॉगिन पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा फिल करिएगा। कैप्चा और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसी के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड दी एडमिट कार्ड, वहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। लेकिन उसी एडमिट कार्ड को जब डाउनलोड करेंगे उसमें आपको एक रोल नंबर दिया होगा, 5 डिजिट का होगा या कहीं कहीं 4 या 6 डिजिट का भी होगा। उसको ध्यान से और संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसी रोल नंबर से आप याद रखिएगा कि जो एंट्रेंस की परीक्षाएं होंगी उसके अंदर आपको लॉगिन करना होगा। तो इसी एडमिट कार्ड पर दिए हुए लॉगिन से आप उस प्रवेश परीक्षा में लॉगिन हो पाएंगे। यही आपकी लॉगिन आईडी है, रोल नंबर, और जो आपका पासवर्ड होगा वह होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वही आपकी होगी पासवर्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप एडमिट कार्ड के अंतर्गत ही, और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एक बात का याद रखिएगा, उसी एडमिट कार्ड के नीचे एक लाल कलर में और येलो कलर में, ब्लू ब्लू येलो या फिर रेड, इन तीन में से किसी दो कलर में दो लिंक दिए होंगे कि जिस प्रवेश परीक्षा को आप देना चाहते हैं उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है आपको, उसका लिंक दिया होगा उसके अंदर, ठीक है ना।
उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ये पूरा पेज खुलेगा और उसके अंदर लिखा होगा कि प्रवेश परीक्षा देने के लिए आपको जिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो, ये सॉफ्टवेयर किस डिवाइस में इंस्टॉल होगी, वह भी सारी जानकारी डिटेल में दी हुई है उस पीडीएफ फाइल के नोटिफिकेशन में। उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि आज 9 तारीख है, ठीक है ना। तो आज 9 तारीख है और सुबह 11 AM से लेकर शाम को 7 PM तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वर्धा यानी कि हिंदी विश्वविद्यालय एक मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहा है। जिन किसी भी विद्यार्थियों ने या लड़के या लड़की ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है आवेदन किया है, उन सभी को अनिवार्य रूप से या कहें मैंडेटरी तौर पर इस मॉक टेस्ट में या कहें कि प्रवेश परीक्षा से पूर्व की तैयारी के लिए इस मॉक टेस्ट में प्रतिभागी होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया है कि बड़ी अनोखी प्रवेश परीक्षा है ये। और ये अनोखी भी नहीं कहूँगा, एक प्रयोग है। प्रयोग में आपकी सफलता, आपको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए भी यह परीक्षा का आयोजन किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो ध्यान से दीजिएगा। और 2 सॉफ्टवेयर मैंने बताया जैसे इसमें दिए हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर जो होगा वह आपके एंड्रॉयड फ़ोन में या आपके स्मार्टफोन में काम करेगा, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वह आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। और यदि डेस्कटॉप में वेब कैम है तो भी वो प्रॉपर काम करेगा। तो आप अपने मॉक टेस्ट को और प्रवेश परीक्षा को दोनों ही माध्यम से दे सकते हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी दे सकते हैं, या अपने फ़ोन से या स्मार्टफोन से या एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आपके पास है जिसमें ये डिवाइस में सॉफ्टवेयर काम कर सके। अब किस डिवाइस में कैसे काम करेगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि हर फ़ोन किसी के पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड होना संभव नहीं है। तो ये परेशानी आपकी है, विश्वविद्यालय की नहीं है, आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को उसी डिवाइस में कीजिएगा जिस डिवाइस से, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फ़ोन हो, जिस डिवाइस से आप अपनी प्रवेश परीक्षा को देना चाहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर आपने अपने दोस्त के या फादर के या मदर के या सिस्टर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया डाउनलोड करने के बाद और आप प्रवेश परीक्षा अपने फ़ोन में देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस डिवाइस से, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप या फ़ोन हो, जिस डिवाइस से आप प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उसी डिवाइस में इसको इंस्टॉल करिएगा डाउनलोड करने के बाद में, क्योंकि ये इसीलिए मांगा जा रहा है और ये मॉक टेस्ट भी इसीलिए करवाया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा कि आपके डिवाइस की जांच हो सके, आपके माइक की, आपके माइक्रोफोन की, आपके कैमरे की, आपकी क्या क्वालिटी है उसकी। और मेन प्रवेश परीक्षा के दिन जो कि 10 और 11 अक्टूबर को होनी है, उस दौरान कोई समस्या ना आए आपको। और डायरेक्ट प्रवेश परीक्षा कराने से पूर्व आपका ये मॉक टेस्ट इसीलिए लिया जा रहा है कि आप कितने कंफर्ट हैं और आपका डिवाइस कितना उसके लिए उपयोगी है इस प्रवेश परीक्षा के लिए, और आपको कोई समस्या ना आए प्रवेश परीक्षा के दौरान। क्योंकि 500-600 बच्चों से नहीं, लगभग 1000 बच्चों से ज़्यादा हैं जो इस प्रवेश परीक्षा को देंगे इस विश्वविद्यालय की। और हर बच्चे से पर्सनली संवाद करना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए या टेक्निकल टीम से संभव भी नहीं है। उसी के लिए ये मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों की तरह मैं भी इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूं और एक प्रवेश परीक्षा देने वाला हूं। तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट को अनिवार्य रूप से आप लोग ज्वाइन करिएगा। और जो भी आपके मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सजेस्ट भी कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में ज़रूर शामिल हों। और कौन से डिवाइस, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसका लिंक भी मैं दे चुका हूं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भी समाधान बताऊँगा। क्योंकि डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते वक्त दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि ज़िप की फाइल है, ZIP की फाइल है, उसको आपको कंट्रास्ट या कन्वर्ट करके उसमें 3 लिंक मिलेंगे आपको। उस 3 लिंक में से जो एग्ज़ाम लॉन्चर का लिंक है एप्लीकेशन का, उसको आपको इंस्टॉल करना है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम लॉन्चर एप्लीकेशन का जो लिंक है वही आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। बाकी जो अदर एप्लीकेशन है उसमें कोई समस्या होती है या आपके फ़ोन में वह सॉफ्टवेयर स्वीकार्य नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो उसी जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, उसी के अंतर्गत नीचे 2 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। उन फ़ोन नंबर पर आप तकनीकी रूप से संपर्क कीजिएगा यदि कोई समस्या होती है इंस्टॉलेशन के द्वारा या सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं करता है। इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
अगली बात की बात करते हैं जो कि मैंने बताया आपको, और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस तारीख को कौन से सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षा है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन मोटा मोटा 2 मिनट लूँगा और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 10 और 11 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं। 10 अक्टूबर की पहली शिफ्ट है सुबह 9 से लेकर 11 बजे की AM है। 10 अक्टूबर 9 से 11 बजे सुबह की शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए। PhD चीनी भाषा BEd, PhD नाट्यशास्त्र, PhD समाजशास्त्र MEd। 10 अक्टूबर दूसरी शिफ्ट जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है सुन लीजिए। पहली है PhD गांधी एवं शांति अध्ययन, PhD हिंदी साहित्य, PhD फ्रांसीसी भाषा और MBA की। 10 अक्टूबर तीसरी शिफ्ट, समय है इसका दोपहर कह लीजिए या शाम कह लीजिए, 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य में। इसमें जिस सब्जेक्ट के पेपर होंगे, इसमें वह तीनों PhD के सब्जेक्ट है। PhD मानव विज्ञान, PhD जनसंचार और PhD दर्शन शास्त्र, इन 3 विषयों की प्रवेश परीक्षा। अगले दिन 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे की शिफ्ट में पहली प्रवेश परीक्षा जिस सब्जेक्ट के, वह सब्जेक्ट है PhD दलित एवं जनजातीय अध्ययन, PhD शिक्षा शास्त्र, और उसके बाद है PhD बौद्ध अध्ययन, उसके बाद है PhD हिंदी के 3, हिंदी साहित्य नहीं है, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि हिंदी साहित्य का पेपर ऊपर होगा 10 अक्टूबर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में। PhD हिंदी 3 अलग कैटेगरीज में है। पहली कैटेगरी है भाषा प्रौद्योगिकी, दूसरी है भाषा शिक्षण, तीसरी है भाषा विज्ञान। भाषा प्रौद्योगिकी, भाषा शिक्षण और भाषा विज्ञान, इन तीनों ही PhD के विषयों की प्रवेश परीक्षा 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे से 11 बजे के मध्य होगी। अगली शिफ्ट और टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे की PhD की। इसमें होगा PhD संस्कृत, PhD स्त्री अध्ययन और एक लैंग्वेज है स्पेनिश, उसकी प्रवेश परीक्षा होगी। अंतिम जो विषय है और शिफ्ट है 11 अक्टूबर शाम 3 से 5 बजे की, उसमें जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वह है PhD अनुवाद अध्ययन, PhD समाज कार्य, PhD प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन, जिसे माइग्रेशन डायस्पोरा भी कहते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं अगली चीज़ की, अगली बात की, वह है कि नियम क्या है। बहुत ज़रूरी वीडियो का ये पार्ट है और नोटिफिकेशन का भी ये पार्ट है, और मैंने कई नोटिफिकेशन दिए हैं आपको, 4 से 5 नोटिफिकेशन दिए हैं। हर नोटिफिकेशन को ध्यान से ओपन करिएगा, क्योंकि आप खाली वीडियो देखकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं चेक करेंगे तो भी सूचना पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी, या आप केवल नोटिफिकेशन ही देखते रहेंगे और उसके सॉफ्टवेयर कॉपी देख लेंगे, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे उस नोटिफिकेशन का, क्या यूज़ है, उसकी सूचना आपको वीडियो में दी गई है। इसीलिए वीडियो नोटिफिकेशन का एक दूसरे से तारतम्य है, समन्वय है, सामंजस्य है, इसलिए दोनों को वीडियो के अंतर्गत दी गई सूचना एलिब्रेट करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है, और नोटिफिकेशन कैसे काम करेंगे, कैसे वह एप्लीकेबल होंगे, उनके लिए सूचनाएं वीडियो में दी गई। क्योंकि हर किसी बच्चे को अच्छी हिंदी या अच्छी अंग्रेजी या अच्छी तकनीकी नॉलेज हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपनी समझ के अनुसार जो भी मेरी समझ है थोड़ी बहुत, उसके अनुसार समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब आते हैं नियमों पर। नियम काफ़ी लंबे चौड़े हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, और अगर डिटेल में नियम कानून पढ़ने हैं आपको, तो एक लिंक मैंने अलग से और दिया है, 3-4 पेज का नोटिफिकेशन है, क्या नियम है उसको ध्यान से आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी आपका डिवाइस है वह लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसका इंतज़ाम कैसे करेंगे ये आपको तय करना है। आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके गार्जियन को, आपके फ्रेंड्स को, और आपको तय करना है। प्रशासन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप इसे चाहे पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, आपकी समझ जो भी है उसके अनुसार फैसला करें। डिवाइस आपको करना है। दूसरी चीज़, आपके उस डिवाइस का कैमरा आपको देखने के लिए और माइक आपको बोलने और सुनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जिनके पास डेस्कटॉप अर्थात कंप्यूटर है, जिनका लैपटॉप नहीं है, उसके अंदर तो कैमरा इनबिल्ट नहीं होता है, तो उस समस्या का समाधान भी आपको ही करना। आपको अलग से एक वेब कैम का इंतज़ाम करना होगा, चाहे दोस्त से मांग के लाइए या खरीद के लाइए। आपकी समस्या है, विश्वविद्यालय की नहीं है। वेब कैम को लगे, क्योंकि उसका आपको मॉनिटर किया जाएगा, आप पर नज़र रखी जाएगी कि कैमरे की स्क्रीन पर एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी वही विद्यार्थी है या नहीं जो प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हुआ है, या कोई और व्यक्ति। यानी कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस वेब कैम का यूज़ किया गया है और इसको नियम में मैंडेटरी रूप से डाला गया है। अगली चीज़, जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे
तो आपका जो बैकग्राउंड, जैसे कि मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, हल्का हल्का वाइट सा लग रहा होगा आपको, ऐसे ही ये तो मैंने टॉवल डाल रखी है, लेकिन जब आपकी पूरी स्क्रीन, जो पीछे स्क्रीन लगी है, बैकग्राउंड में वाइट नहीं है, लेकिन जब आप ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो बैकग्राउंड कई जगह लाल मांगते हैं, कहीं वाइट मांगते हैं, कहीं ब्लैक मांगते हैं, कहीं ब्लू मांगते हैं, कहीं शाइन मांगते हैं। वह उसकी डिमांड होती है उन फोटोग्राफर की, नहीं उन प्रवेश परीक्षा। तो इसीलिए इस प्रवेश परीक्षा के लिए भी, जहाँ भी आप जिस भी डिवाइस से, जिस भी स्थान से आप परीक्षा देंगे, आपका बैकग्राउंड वाइट होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके अलावा आपके डिवाइस के माइक में किसी अन्य की आवाज़ आना आपको अवैध घोषित कर सकता है और आपकी प्रवेश परीक्षा रद्द हो सकती है। नियम को फिर से सुनिए, अधूरा नियम बताया है, पूरा बता देता हूँ। यदि आपके माइक में किसी अन्य की आवाज़, यानी कि आपके अतिरिक्त, और आपके अतिरिक्त आपके कैमरे में किसी और का चेहरा आता है, तो आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। विशेष रूप से ये नियम इसीलिए बनाया गया है कि चीटिंग को रोकने के लिए, नकल को रोकने के लिए, किसी प्रकार से बच्चा किसी अन्य सामग्री का, अन्य किसी व्यक्ति की हेल्प ना ले सके। प्रवेश परीक्षा के दौरान आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के आधार पर ही इस प्रवेश परीक्षा को देना है। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने और तकनीकी टीम ने ये फैसला लिया है कि आपके डिवाइस में किसी अन्य की आवाज़ और चेहरा आने पर आपको डिस्क्वालीफाई या आपकी प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। सही है गलत है ये भविष्य बताएगा और ये आपको तय करना है। और अगला नियम, इस चीज़ को भी सुनिए कि हाँ, क्षमा कीजिए, एमबी, जो डिवाइस की स्पीड है, जो इंटरनेट की स्पीड है, आपकी 1 से लेकर 2 Mbps होनी चाहिए। Mbps की आपकी स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्क्रीन साइज़ बहुत ज़रूरी है। आपके डिवाइस में जो कैमरा है उसका स्क्रीन साइज रखिएगा 1024 × 768। फिर से बता दूं 1024 × 768 का स्क्रीन साइज रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और कम से कम जिस भी डिवाइस से आप यूज़ कर रहे हैं, अपने उस डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कम से कम 2 GB का रैम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 GB से कम का रैम होगा तो ये सॉफ्टवेयर है, इतना हैवी है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपका डिवाइस। इसलिए रैम का कम से कम 2 GB का होना ज़रूरी है। ऐसा नियम में लिखा गया है, ऐसा उसमें प्रावधान है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, एंड्रॉयड 8 या उससे हायर का वर्ज़न होना ज़रूरी है या नहीं है। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है और कोई समस्या होती है तो दिए गए फ़ोन नंबर पे ज़रूर से ज़रूर संपर्क करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और चीज़ और, जब आप रोल नंबर डाउनलोड, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, जैसे कि उसमें आपको रोल नंबर दिया होगा 5 या 6 डिजिट का, वही रोल नंबर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है। जब आप ये दोनों चीज़ डाल देंगे तो स्क्रीन कैसी दिखेगी, जब आपने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, यदि यूजीसी नेट का जिस किसी ने एग्ज़ाम दिया है, या किसी ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, या किसी ने स्टेट के यूपीएससी का, जैसे हम स्लेट बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम दिया है, जैसी स्क्रीन आती है, यानी कि एनटीए जो भी एग्ज़ाम लेता है, अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइट रॉन्ग करते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो सेव एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह के फॉर्मेट की स्क्रीन खुलेगी आपके डिवाइस पर। इस बात का याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन करे जाएंगे आपसे, 2 घंटे का समय होगा। 50% क्वेश्चन आपके जो रिसर्च वाले हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। एमबीए के लिए, बीएड के लिए, एमएड के लिए फॉर्मेट क्या होगा वह नहीं घोषित किया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने। इस बात का ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का वो समय होगा आपके पास। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक विशेष चीज़, जैसा कि मैंने कहा, बहुत अनोखी है ये और अच्छी भी है। सफल हो जाए तो अच्छी है, और यदि फेल हो जाए तो बच्चों का दोष है, ऐसा भी नहीं कहेंगे। टाइमर लगा हुआ है, समय दिया हुआ है। यदि आप किसी सवाल पर ज़्यादा समय देते हैं, मान लीजिए किसी सवाल में आपको 30 सेकंड लगता है, लेकिन किसी सवाल के जवाब देने में आपको 2 मिनट लगता है या 3 मिनट लगता है, ऐसी परिस्थिति में किसी एक सवाल पर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। याद रखिएगा,
यदि आप किसी सवाल में उलझ जाते हैं, आपको लगता है कि मुझे और समय लग रहा है और लग रहा है, लेकिन टाइमिंग आपकी घड़ी चल रही है टिक 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 टिक, याद रखिएगा घड़ी चल रही है टिक 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 टिक, लेकिन समय आपको अतिरिक्त चाहिए, तो आपको 3 मिनट से ज़्यादा होने पर एक क्वेश्चन पर आपको एक वार्निंग मैसेज या टाइमर चलेगा, उसको क्लिक करके आप उस समय को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, यह स्पष्ट नहीं है। और इस तरीके से यदि 10 क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने की परमिशन विश्वविद्यालय या ये सॉफ्टवेयर देगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए भी जो भी नियमावली में फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि तकनीकी परेशानी को उनसे संपर्क कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो पहली बार हो रही है, यदि किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, तो अक्सर हम करते हैं कि उसको हम बाद में हैंडल करते हैं, या फिर उस सवाल का हम कोई जवाब लगाकर, ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सवाल के जवाब को रिव्यू के लिए डाल देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये दोनों ही ऑप्शन इस प्रवेश परीक्षा में नहीं दिए गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आप जो नियमावली मैंने आपको दी है 7 से 8 पेज की, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। और ये नियमावली दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रकार की किसी भी सवाल को लेकर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिरिक्त समय है आपको, वह आपको मिलेगा, लेकिन जैसे कि किसी सवाल को सुनने आपको 3 मिनट का समय दिखता है, जब आपके 2 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे, यानी कि 2.5 मिनट, 2 मिनट 30 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको वह वार्निंग मैसेज आएगा या कहीं स्क्रीन पर शो करेगा कि आपका टाइमिंग ज़्यादा हो गया, अतिरिक्त समय चाहते हैं, तो 20 सेकंड पहले या 30 सेकंड पहले वह वार्निंग स्क्रीन या मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन पर, जिस पर आप अपना एंट्रेंस दे रहे हैं। तो उससे परमिशन लीजिएगा, तब आपको ये समय अतिरिक्त मिलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, मार्क एंड रिव्यू एंड सबमिट एंड नेक्स्ट, ये 2 बटन या 3 बटन, और एक होता है सबमिट द बटन। उसमें यदि होते हैं या नहीं होते हैं, वह आप जब मॉक टेस्ट देंगे आप, तब आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मुझको भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें नियम में हैं, लेकिन अप्लाई होंगी या नहीं होंगी उसकी जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे अनिवार्य रूप से। इसलिए मैंने विशेष रूप से वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा, अपने डिवाइस को चेक करिएगा, अपनी क्षमताओं को चेक करिएगा कि आपका डिवाइस क्या एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, आप जिस भी डिवाइस से ये एग्ज़ाम देना चाहती है, या फिर क्या आप तैयार हैं इस तरीके से किसी प्रवेश परीक्षा को देने के लिए। तो ये आपके डिवाइस की भी परीक्षा है और आपकी मुख्य परीक्षा से पूर्व की एक परीक्षा है, आपकी तैयारी को जांचने के लिए। इसीलिए जैसे मैंने बताया कि मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाना है, वह सॉफ्टवेयर की भी सूचना मैंने आपको दी है, लिंक दिया है मैंने आपको। कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वह भी बताया। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, वह भी बताया। किस तारीख को किस सब्जेक्ट का कितने समय एग्ज़ाम है, वह भी बताया। एक चीज़ शायद मैंने नहीं बताई, अब बता देता हूँ, छात्र छात्राओं की संख्या, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उनकी प्रवेश परीक्षा के लिए उनको योग्य माना गया है। ये भी याद रखिएगा, बहुत से विद्यार्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए फॉर्म में बहुत सी कमियां रही होंगी, उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन जो विश्वविद्यालय के मानकों के प्रवेश परीक्षा की योग्यताओं के अनुकूल उतरे हैं, उन्हीं को प्रवेश परीक्षा का मौका दिया गया है। मैं केवल संख्या बताऊंगा और सब्जेक्ट बताऊंगा। पीएचडी चाइनीज़ भाषा में 4 विद्यार्थी हैं। बीएड कोर्स में जो विद्यार्थियों की संख्या है, जैसे कि हर वर्ष की तरह अधिकांशता ही रहती है, वह 291 है। उसके बाद आता है पीएचडी नाट्य शास्त्र, जिसे हम नाट्य कला भी बोलते हैं। 44 विद्यार्थी हैं इस सब्जेक्ट के लिए। पीएचडी इन समाज शास्त्र, जो पहली बार विश्वविद्यालय में आया है ये कोर्स, 42 विद्यार्थी हैं इस कोर्स में, पीएचडी इन समाज शास्त्र में। उसके बाद एक कोर्स आता है एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, 65 विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा को देंगे। हर विद्यार्थी का नाम और उनका फादर का नेम, रोल नंबर और परीक्षा फॉर्म भरते वक्त आपको जो एक आईडी मिली थी MGHU की, तो वह भी दिया हुआ, आप चेक कर सकते हैं। पीएचडी गांधी एवं शांति अध्ययन, और ये बच्चों की संख्या, नाम की भी एक लिस्ट है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पीएचडी गांधी एवं शांति अध्ययन, इसमें 102 बच्चों का एप्लीकेशन है। यह आपकी प्रवेश परीक्षाओं को देंगे। और सबसे ज़्यादा कोर्स जिसमें बच्चों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, और जिनकी संख्या शायद कहीं कि 5 या 6 कोर्सों के मिलाकर बच्चों से भी ज़्यादा है, वह कोर्स है पीएचडी इन हिंदी साहित्य। हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी साहित्य है।
666 यानी कि 666 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है। पीएचडी इन फ्रांसीसी भाषा में 3 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है। एमबीए के अंतर्गत जो एमबीए वाला कोर्स है 44 विद्यार्थी हैं। पीएचडी इन दर्शन शास्त्र ये भी इस बार यानी कि प्रथम बार विश्वविद्यालय में लाया गया कोर्स है। पीएचडी इन दर्शन शास्त्र इसके अंदर 39 बच्चे हैं। उसके बाद एक और कोर्स हिंदी साहित्य या कहें कि समाज कार्य के बाद सबसे ज़्यादा संख्या वाला कोर्स और विद्यार्थी भी इसी में है, पीएचडी इन समाज शास्त्र। जी हाँ, पीएचडी इन पीएचडी इन जनसंचार, समाजशास्त्र नहीं है, पीएचडी इन जनसंचार। इसके अंतर्गत 167 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है। पीएचडी इन मानव विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 16 बच्चों ने एप्लीकेशन आया है, उनका होगा। पीएचडी दलित एवं जनजातीय अध्ययन, इसके अंदर 50 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया, 50 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है, 50 बच्चों ने। उसके बाद पीएचडी इन शिक्षा शास्त्र, 64 स्टूडेंट हैं इस सब्जेक्ट में। पीएचडी इन बौद्ध अध्ययन, इसमें 11 बच्चे हैं। और पीएचडी हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी, पीएचडी वह हिंदी साहित्य था जिसमें 666 बच्चे थे। ये पीएचडी हिंदी एंड भाषा प्रौद्योगिकी से लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें 16 एप्लीकेशन आया है। फिर है लैंग्वेज टीचिंग अर्थात भाषा शिक्षण, पीएचडी में इसके अंतर्गत 15 एप्लीकेशन है। पीएचडी इन लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा विज्ञान 23 बच्चे हैं। पीएचडी इन संस्कृत, सबसे पहली बार कोर्स विश्वविद्यालय में पिछले 2 से 3 वर्षों से चल रहा है, लेकिन पीएचडी की सीट पहली बार आई है इस विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में। उनकी संख्या पीएचडी में जो एप्लीकेशन है उनका है 68। उसके बाद पीएचडी इन स्त्री अध्ययन, इसके अंदर आई हैं 55 बच्चों का एप्लीकेशन, उनकी प्रवेश परीक्षा होगी। पीएचडी इन स्पेनिश भाषा 5 एप्लीकेशन है, 5 बच्चों का एप्लीकेशन है, उनका प्रवेश परीक्षा होगा। पीएचडी अनुवाद में 53 बच्चों प्रवेश परीक्षा देंगे। पीएचडी इन समाज कार्य सोशल वर्क, इसके अंतर्गत 140 बच्चों का एप्लीकेशन है। पीएचडी प्रवासन एवं डायस्पोरा, इसके अंदर 20 बच्चों का एप्लीकेशन है। यानी कि इतने बच्चे आपके साथ मिलकर इस प्रवेश परीक्षा को देंगे 10 और 11 अक्टूबर को। मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं को लेकर कोई भी सवाल या द्वंद्व हो तो मुझसे संपर्क करेगा। जो भी मैंने वीडियो में बताया है, जो भी मैंने लिंक दी है, यदि लिंक और दी गई सूचनाएं वीडियो में कॉन्ट्राडिक्टरी करती हों, कोई द्वंद्व होता हो तो भी सवाल करिएगा, या किसी समस्या पर हो आपकी ऐसी समस्या जिसको मैं ढंग से समझा नहीं पाया हूं तो सवाल करिएगा। लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम के लिए जिसकी समस्याओं के सवाल के जवाब मुझे भी नहीं पता है, मैं भी उन फ़ोन नंबर से और दिए गए ईमेल आईडी से संपर्क कर रहा हूं बार बार कि मुझे भी समाधान मिल सके और कोई समस्या ना आए प्रवेश परीक्षा के दौरान, क्योंकि मेरी भी एक विषय की प्रवेश परीक्षा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी तरह मैं भी प्रवेश परीक्षा देने वाला हूं। तो आज होने वाले 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 8 घंटे का समय है आपके पास। इस 8 घंटे में आप कभी भी समय निकाल कर ये मॉक टेस्ट दे दीजिए। एक तरीके से ये समझिए कि मॉक टेस्ट देने वाला विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा को देने के लिए योग्य है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस बात के लिए आप नोटिफिकेशन की कॉपी को पढ़ सकते हैं। इसलिए जितने भी मैंने पीडीएफ के लिंक दिए हैं, नोटिफिकेशन दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही मैंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके मुख्य पेज के बाद एक कॉलम आएगा सूचना पट का, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें एक लिंक आएगा प्रवेश का। अगर आप सूचना वाले को भी ओपन कर देंगे तो भी सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यदि आप केवल नोटिफिकेशन चाहते हैं एडमिशन प्रक्रिया को लेकर तो प्रवेश वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, जहाँ फॉरेन टीचिंग के बगल में एक लिंक दिया हुआ है प्रवेश का, उसके अंतर्गत सभी सूचना दी गई है। और एक विशेष सूचना, आज माननीय काशीराम जी की जयंती भी है, जन्म तिथि है उनकी, तो उनको भी स्मरण कीजिए और उनकी बहुत बहुत याद कीजिए उनके कार्य को। ये एक अलग सूचना। और आज ही के दिन मेरी किसी गतिविधि के कारण या कार्य के कारण विश्वविद्यालय से मेरा निष्कासन भी हुआ था 1 वर्ष पूर्व, वह भी कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को याद होगा, तो उसकी याद नहीं करेंगे। काशीराम जी की जयंती है, उसको सेलिब्रेट कीजिए अपने तरीके से। क्षमा कीजिए, जयंती नहीं, पुण्यतिथि है। इस बात को ध्यान रखिए और आपके जो भी कार्य हैं उसको करते रहिए। और एक सूचना अलग से एमए के विद्यार्थियों के लिए, डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए, बहुत से मेरे वीडियोस में ऐसे कमेंट आ रहे थे ऐसे विद्यार्थियों के कि हमको डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना है। यदि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप परीक्षा विभाग से संपर्क कीजिएगा। और इस सत्र के लिए कुछ विषय में डिप्लोमा के लिए और एमए के लिए विद्यार्थियों का चयन हुआ है,
उसकी सूची भी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी, जहाँ प्रवेश वाला ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। यदि कोई समस्या आती हो आपको यह सूचना प्राप्त करने में कि एमए के किस कोर्स में किस विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, तो उसकी जो भी सूची अभी तक वेबसाइट पर आई है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस लंबे चौड़े वीडियो को देखा, कितना मैं समझा पाया, कितना आप समझ पाए, वह आपका मुझे प्यार बताएगा। अगले किसी सूचना के साथ किसी और विश्वविद्यालय की, और कल जैसे कि 10 है, परसों 11 है, हो सकता है कोई वीडियो ना मिले मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरी भी जैसे कि मैंने बताया कि प्रवेश परीक्षा, उसके बाद एक दिन रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि 11 तारीख है 11 अक्टूबर है, मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्या दिन है मैं 11 अक्टूबर के बाद बताऊंगा, क्या ऐसे घटना घटी थी, क्या हुआ था। इसलिए 10 और 11 अक्टूबर को शायद वीडियो ना मिले, लेकिन 100% नहीं है कि ना मिले, हो सकता है कोई सूचना इमरजेंसी वाली हो तो मिले, लेकिन 10 और 11 तारीख को हो सकता है वीडियो ना मिले। अपडेट कोई होगा तो मेरे फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा, जहाँ मैं वीडियोस के लिंक डालता हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और कोई सवाल जवाब हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, इस बात की रिक्वेस्ट है, क्योंकि एडमिट कार्ड का रोल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और कोई समस्या होने पर संपर्क कीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन की टेक्निकल टीम से। मैंने जो सूचनाएं दी हैं मुझसे संपर्क करिए, अपने मित्रों को जिन्होंने भी इस फॉर्म के लिए अपने एप्लीकेशन भरा है उनसे कहिए मॉक टेस्ट ज़रूर दें, समझे प्रवेश परीक्षा के प्रारूप को, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सलाम, जय हिंद और जय भारत।